अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। आसिफ अली ज़रदारी साहब की एक और गैर मुल्की प्रॉपर्टी बरामद हो गई है और जिसके नतीजे में नैब ने आसिफ अली ज़रदारी साहब को दोबारा शिकंजे में कसने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया। और आसिफ ज़रदारी साहब जो इस वक्त अलील भी हैं और ज़ियाउद्दीन हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, उन्होंने भी फ़ौरी तौर पर ज़मानत कबल गिरफ़्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। फ़ारूक नाइक साहब ने वो दरख्वास्त ज़मानत जो है वो दायर कर दी। ये क्या मामला है, इस पर मैं आपके साथ अभी तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म के दौरा गवादर की, जहाँ पर उन्होंने CPEC के जो रूट 2 है उसका उन्होंने आज इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ़ तकरीबात से खिताब किया। लेकिन उनका ये दौरा इस लिहाज से भी ज़रा मुनफरिद है क्योंकि उनके दौरे का जो असर है वो गवादर के ख़ास तौर पर गरीब मच्छेरों पर बहुत बुरे तरीके से उसका असर पड़ा, क्योंकि आज मच्छेरों को एक सरकारी हुक्मनामे के ज़रिए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक समंदर में जाने की पाबंदी लगा देगी। उनसे कहा गया कि चूँकि गवादर के अंदर VVIP मूवमेंट्स हो रही हैं और इन मूवमेंट्स की वजह से आपको आज काम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी किश्तियों को ना निकालें, कोई ज़हमत ना करें और आज आप फाका करें, क्योंकि ये वो तमाम लोग हैं जो रोज़ के डेली बेसिस के ऊपर काम करते हैं, मछलियाँ पकड़ेंगे, लाएँगे, बेचेंगे और उसके बाद अपने घर का सर्कल चलाएँगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, एक दिन भी अगर उनका मामला नहीं चलता तो उससे उनको ख़ासे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारा इस हवाले से जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसे ही है कि जब भी कोई VIP मूवमेंट होती है, चाहे वो लाहौर है चाहे वो गवादर है, सूरत हाल एक जैसी है। लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, लेकिन उन गाड़ियों में, AC गाड़ियों में जो गुजरने वाले लोग हैं उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि इतनी शदीद गर्मी के अंदर जो लोग बाहर सड़कों पर खड़े हैं वो बेचारे किस अजाब का शिकार हैं। और यही अजाब आज गवादर वालों को भी भुगतना पड़ा। लेकिन गवादर के अंदर और भी बड़े दिलचस्प इवेंट हुए और ख़ास तौर पर वो 1 पेज डॉक्ट्रिन, आपको ये पता है ना कि ये जो बाजवा साहब की 1 पेज डॉक्ट्रिन है, इस डॉक्ट्रिन के ऊपर मौजूद जो 1 पेज जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो गवादर के अंदर एक दूसरे पर चढ़ दौड़े, गुत्थम गुत्था हो गए जनाब, मुक्की हो गए, एक दूसरे के ऊपर खूब भड़ास निकाली, खूब मुगल्लज़ात बकीं। और ये जो मामला है ये हुआ है अरशद शरीफ साहब जो ARY के एक एंकर हैं और एक यूट्यूबर हैं सदीक जान साहब, उन दोनों के दरमियान अशरफ जो रेसलिंग का राउंड है इसको हम कह सकते हैं, अरशद शरीफ बमुकाबला सदीक जान। अच्छा, अरशद शरीफ और सदीक जान ये दोनों के ताल्लुकात आज से नहीं काफ़ी अरसे से ख़राब हैं और उसकी वजह यह है कि सदीक जान जो यूट्यूबर हैं वो एंकर्स को मुकम्मल तौर पर सख्त नापसंद करते हैं और वो ये समझते हैं कि ये जो एंकर्स हैं ये बुनियादी तौर पर हक मारते हैं उन रिपोर्टर्स का जो उनको ख़बरें ला के देते हैं। और ये एंकर्स अपने जब ये इंकशाफात कर रहे होते हैं TV पर बैठ के, तो वो उस रिपोर्टर का जिक्र भी करना गवारा नहीं करते जो सुबह से शाम तक इनके लिए काम करते हैं। मौक़िफ़ सदीक जान का दुरुस्त है, लेकिन जो तरीक़ाकार है सदीक जान का चीज़ों को प्ले अप करने का, उस पर शायद कोई इख्तलाफ किया जाए। सदीक जान ने एक वीलॉग किया था अरशद शरीफ साहब के हवाले से और उस वीलॉग के अंदर उन्होंने अरशद शरीफ की जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके ऊपर ख़ासी बात की। किसी भी बंदे की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर गुफ्तगू करना पब्लिकली वो मुनासिब नहीं है, गैर अखलाकी बात है और इसका अरशद शरीफ ने खासा बुरा मनाया। और उस वीलॉग के बाद से अब तक अरशद शरीफ और सदीक जान के ताल्लुकात खासे ख़राब हैं। अब हुआ कुछ यूँ कि वज़ीर आज़म आपको पता है हर वक्त हैरान परेशान करने की सलाहियत रखते हैं, तो उन्होंने भी इस मरतबा ऐसा किया। पहली मरतबा वज़ीर आज़म के सरकारी दौरे में जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी साथ ले जाया गया और ये बात एंकर्स को पसंद नहीं है, क्योंकि एंकर्स कैसे ये कहते हैं कि यूट्यूबर्स एंकर के बराबर एक दर्जा हासिल कर ले, ये उनके लिए पसंद नहीं है। खैर, ये जो यूट्यूबर्स हैं इनको 2 दिन पहले गवादर पहुंचा दिया गया और वज़ीर आज़म के जो पसंदीदा यूट्यूबर्स हैं जिनमें सदीक जान हैं, अदील वड़ाइच हैं, तारिक मतीन हैं और कुछ लोग हैं, उनको वहाँ पर पहुँचा दिया गया। और ये जो एंकर्स थे ये 1 दिन बाद वहाँ पर पहुँचे। अब चूँकि सदीक जान और अरशद शरीफ के दरमियान जो मामला है ये हर एक बंदा इससे आगाह नहीं होता, तो जो इस इवेंट के मुंतज़मीन थे उन्होंने उसी होटल के अंदर अरशद शरीफ को ठहरा दिया जिस होटल के अंदर सदीक जान मुकीम थे।
अब जब अरशद शरीफ ने सदीक जान को देखा तो वो खासे जुज़्बुर हुए। उन्होंने कहा यार ये क्या मामला है, यहाँ पर ये भी रहेगा मैं भी रहूँगा तो ये मामला ख़राब है। तो वो एक हाज़िर सर्वस शख्सियत के पास गए, बावर्दी शख्सियत के पास, और जाकर उन्होंने ये अपना मामला रखा सामने। उनका जनाब इस बंदे को फौरी तौर पर मेरी नज़रों से दूर करें, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ बदमज़गी हो जाएगी, और अगर आपने इन लोगों को बुलाना था तो फिर आपको मुझे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और आप इस मामले को फौरी तौर पर रिजॉल्व करें। जिस पर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम करते हैं, कुछ आप फिक्र ना करें, अभी इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो उसके बाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने सदीक जान का होटल चेंज कर दिया, उसको एक दूसरे होटल में ले गए। लेकिन होटल चेंज करना मसले का हल नहीं था, क्योंकि जो तकरीबात थी वहाँ पे तो सब नहीं मौजूद होना था। तो ऐसी ही एक तकरीब में जब मसलन खाने का टाइम है तो खाने के टाइम पे जब वो दोनों का दोबारा आमना सामना हुआ तो अरशद शरीफ ने दोबारा उस शख्सियत को शिकायत लगाई कि यार ये आपको मैंने मना किया था, आपने अभी तक इसको वापस नहीं भेजा। तो उन्होंने कहा यार इसको हम वापस नहीं भेज सकते, इसका नाम तो खुद वज़ीर आज़म ने दिया, तो अगर वज़ीर आज़म ने नाम दिया तो हम कैसे इसको वापस भेज सकते हैं। हाँ अलबत्ता यह है कि कोशिश करेंगे कि आपके साथ इसका कुछ फासला रहे। तो शाम की चाय पर फिर दोनों का आमना सामना हो गया। वो टर्निंग पॉइंट था इस सारी सूरत हाल में। जब अरशद शरीफ का उनके साथ सामना हुआ तो उसके बाद फिर एक दोनों के दरमियान तू तकार से बात शुरू हुई और हाथापाई तक पहुंच गई। और जब हाथापाई तक पहुंची है तो सदीक जान के साथ जो लोग मौजूद थे, जो वहाँ पे मौजूद लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये जो अदील वड़ाई साहब थे, तारिक मतीन थे, ये तो मौके से ही लापता हो गए। इन्होंने जब देखा सदीक जान के साथ गर्मा गर्मी हो रही है तो सदीक जान को बचाने की बजाय या सदीक जान के साथ मामला रफ़ा दफ़ा कराने की बजाय उन्होंने सदीक जान को अरशद शरीफ के सुपुर्द करके ख़ुद दाएँ बाएँ होने में आफियत जानी। और अरशद शरीफ के साथ जो उनके प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, उनका नाम भी अदील है, अदील राजा, और उनके साथ जो और 2-3 लोग थे, उन्होंने मिल के फिर सदीक जान को खूब कुट लगाई। लेकिन ये कुट लगाना किसी को भी कोई मसले का हल नहीं होता। और जब हम ख़ास तौर पर 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात करते हैं तो 5th जनरेशन वॉरफेयर के मोर्चे पर लड़ने वाले जो सिपाही हैं, अगर वो ख़ुद एक दूसरे के साथ गुत्थम गुथा हो जाएंगे तो 5th जनरेशन वॉरफेयर तो ख़ासा मुतासर होगा। इस मामले के ऊपर भी आप देखें तो आपको जो ट्विटर पे ट्रेंड हैं वो दोनों चलते हुए नज़र आएंगे, कुछ सदीक जान की फेवर में, कुछ अरशद शरीफ के हक़ में। लेकिन ये जो मामला है इसको किसी भी तरीके से अच्छी बात इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी की भी जो ज़ाती ज़िंदगी है इस पर जब आप बात करते हैं तो इनफैक्ट आप एक रास्ता खोल देते हैं दूसरे फरीक का आप पर बात करने के लिए। और जब फिर इल्ज़ामात का दोनों तरफ से तबादला होता है तो उससे फिर नाखुशगवार सूरत हाल ही दरपेश होती है। तो खैर ये जो वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है ये गवादर के मछेरों पे भी बुरा गुज़रा और सदीक जान पे भी बुरा गुज़रा, और देखते हैं अब आगे इसका क्या नतीजा निकलता है। खैर अब असल जो टॉपिक था वो है आसिफ ज़रदारी साहब। आसिफ ज़रदारी साहब आपको पता है कि 2 दिन पहले हो गए थे बीमार। उनके बारे में बड़ी खबरें चली कि वो बड़े शदीद बीमार हैं, और इतने शदीद बीमार हैं कि जो बख्तावर साहब हैं उनको भी तलब कर लिया गया दुबई से। वो अपने शौहर के साथ दुबई में मुकीम थे। इस किस्म की एक हाइप क्रिएट हुई। लेकिन आज जब ये मामला सामने आया तो मेरे ज़हन में यही आया कि यार ये सारा कुछ प्रीएम्प्ट किया था ज़रदारी साहब ने, और जिसके नतीजे में वो हॉस्पिटलाइज गए और फिर उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की। खैर एहतसाब ब्यूरो का यानी कि नैब का ये कहना है कि न्यूयॉर्क के अंदर आसिफ ज़रदारी साहब ने एक प्रॉपर्टी बनाई है, एक अपार्टमेंट लिया है, बड़ा लग्जूरियस अपार्टमेंट है। और ये जो अपार्टमेंट है ये ज़रदारी साहब ने अपने जो असासाजात हैं उसके अंदर इसको ज़ाहिर नहीं किया, और ना ही इसके ज़राए आमदनी बताया, ना ही ये जो प्रॉपर्टी ख़रीदी है इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए जो मनी ट्रेल है कि पैसा किस तरीके से पाकिस्तान से अमेरिका मुंतकिल किया गया, इसकी भी किसी किस्म की निशानदेही नहीं की गई। और नैब ने इस हवाले से आसिफ ज़रदारी साहब को नोटिस भेजा और उस पर उन्होंने कहा है कि जनाब आप ये बताएं कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया और ये प्रॉपर्टी आपने कब ख़रीदी और आपने ये क्यों इसको ज़ाहिर नहीं किया। तो जिस पर जो इनिशियल जवाब है पीपल्स पार्टी का और ज़रदारी साहब का वो ये है कि जनाब मेरी तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, लिहाजा तो मेरी ये प्रॉपर्टी नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर मैं जवाब कैसे दे सकता हूँ। और जब जवाब नहीं दे सकता तो मामला आगे चल नहीं सकता। अब जो ये सूरत हाल डेवलप हुई है उसके नतीजे में ज़रदारी साहब ने हाई कोर्ट के अंदर भी अपील कर दी कि जनाब मुझे ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी दी जाए, और उन्होंने वो दिया हेल्थ ग्राउंड पर कि मेरी हेल्थ ख़राब है, मेरी सेहत ठीक नहीं है, लिहाजा जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता मुझे आप इसकी जो है वो ज़मानत दें। लेकिन अब देखते हैं इसका उन्होंने क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन मामला ये है इस वक्त कि जो इस वक्त एकदम अगर हम देखें
तो ये कौमी सलामती के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी की तरफ खासा रुझान तेज़ हो गया है और उस रुझान की वजह से वो जो एक पॉलिसी इस वक्त नज़र आ रही है वो है टारगेट करने की पॉलिसी। और पीपल्स पार्टी को, चूँकि आसिफ अली ज़रदारी साहब पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत है जिनको मैं अमूमन ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान के उसामा बिन लादेन है कि इनके ऊपर हर एक मामला डाला जा सकता है, चाहे उन्होंने किया हो या उन्होंने ना किया हो, बड़ी आसानी के साथ आप करप्शन के हवाले से, क्योंकि वो अपने आप को इस हद तक उनके बारे में पब्लिक परसेप्शन डेवलप हो चुकी है कि किसी जगह पर कोई भी अब जब वो अपने दौर में थे तो मोबाइल कॉल अगर 5 पैसे बढ़ी तो सब ने यह कहा कि ये जो पैसे बढ़े हैं इन्होंने ज़रदारी साहब के अकाउंट में जाने। तो वो इस किस्म की उनकी पब्लिक परसेप्शन डेवलप हो चुकी है, लिहाजा हर एक बंदा फौरी तौर पर इस बात को तस्लीम कर लेता है कि ज़रदारी साहब ने यकीनी तौर पर कोई ना कोई हैंकी फैंकी की होगी। लेकिन अदालत में आज तक ज़रदारी साहब के हवाले से एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, और जब कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका तो उसकी बेस के ऊपर एलिगेशंस तो लगाए नहीं जा सकते। अब नैब ने चूँकि ये उनको सवालनामा भी भेजा है, उनको नोटिस भी भेजा है, और अब ये नैब की ज़िम्मेदारी है कि वो इस सारे मामले की जो हक़ाइक़ हैं वो लोगों के सामने लेके आए। लेकिन जो इस वक्त गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी नज़र आ रही है वो ये है कि अपोजिशन को और ज़्यादा टाइट किया जाए, अपोजिशन को और ज़्यादा स्क्रू किया जाए ताकि वो पब्लिक जो नेशनल पॉलिटिक्स है उससे हटकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने दबाव को कम करने के लिए अदालतों के ही चक्कर लगाते रहें, या फिर हुकूमत के साथ आकर किसी न किसी हवाले से कुछ ऐसी मामलात पर तय सेटलमेंट कर लें जो हुकूमत की फेवर में। और इस वक्त जो मामला चल रहा है वो इंतखाबी इस्लाहात का ही चल रहा है, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से हम इन इंतखाबी इस्लाहात को पाए तकमील तक पहुंचा दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन ये मामला ख़ासा मुश्किल है, इस तरीके से मुकदमात दायर करके एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और जिनके बारे में कोई फ़ैसला ना हो सके, तो ऐसे हाल में, ऐसी सूरत हाल में पब्लिक परसेप्शन को दूर करना बड़ा मुश्किल काम है। आसिफ ज़रदारी साहब के लिए भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नैब के लिए भी अपनी जो उसकी एक नेगेटिव परसेप्शन बन गई है उसको भी दूर करना बड़ा मुश्किल काम है। देखते हैं अब नैब इस मामले से कैसे नुबुर्द आज़माती है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।